हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ पी ब्लॉक एलिमेंट से नेक्स्ट टॉपिक हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो व्हाट आर हैलाइड्स? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट्स आर नोन एज हैलाइड्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी भी हैलोजन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड हैलाइड। इस लेक्चर में हम ग्रुप 15 के जो हैलाइड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी शेप क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मीन्स उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, स्पेशली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में। इस टॉपिक से ग्रुप 15 के हैलाइट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। टॉपिक इज हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। वन इज, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स वन इज EX3 टाइप एंड सेकेंड वन इज EX5 टाइप हैलाइड्स। EX3 टाइप एंड EX5 टाइप ये हैं ट्राई हैलाइड्स एंड दीज आर पेंटा हैलाइड्स। So these are two types of halides, trihalides and pentahalides of different elements. E is the element of group 15. कौन कौन से एलिमेंट ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, कौन से स्टेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, उनके बारे में अभी आगे हम लेक्चर में बात करेंगे। कौन से एलिमेंट पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं, उनमें से कौन स्टेबल होता है, कौन नहीं होता, मीन्स कौन बनते हैं और कौन नहीं बनते, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्या कि these pentahalides will be more covalent than trihalides। ये जनरल प्रॉपर्टीज में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी एलिमेंट के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हैलाइड्स हैं वो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड्स से क्या होंगे, ज़्यादा कोवलेंट होंगे। रीजन इज ड्यू टू मोर पोलराइजेशन बाय स्मॉलर साइज cation of its nearby anion in higher oxidation state। पेंटाहैलाइड्स में जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी और ट्राईहैलाइड्स में कितनी होगी, +3 होगी। तो +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कैटायन का साइज जो है वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, जिसकी वजह से वो अपने पास वाले एनायन जो भी है हैलाइड आयन होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा करेगा एंड ग्रेटर द पोलराइजेशन मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट नेचर लिख सकते हैं और वी कैन से स्मॉलर साइज। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सारी चीज़ें आगे रिपीट होती हैं जब हम पर्टिकुलर ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। सो उन वीडियोस को आप एक बार नहीं देखा है तो आप देखिएगा, और अगर देख चुके हैं तो एक बार रिपीट करके देखिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी अब जब डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। So pentahalides are more covalent than trihalides. This is most important question for group 15 halides. Specially particular phosphorus के लिए क्वेश्चन आता है कि PCl5 is more covalent than PCl3। सेम रीजन होगा PCl5 में, फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, स्मॉलर साइज होता है कैटायन का, जबकि PCl3 के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा रहेगी। ना
अब इनको मैं सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूँ। EX3 टाइप के हैलाइड्स, उनकी शेप, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। पहले मैं ले रहा हूँ EX3 टाइप हैलाइड्स। EX3 टाइप के जो हैलाइड्स होते हैं उनकी शेप किस तरह की होगी। E सेंट्रल एटम होगा, पिरामिडल शेप होगी, ये लॉन पेयर प्रेजेंट रहेगा, एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इज sp3। शेप मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया कि शेप हम कैसे डिसाइड करते हैं। लॉन पेयर को हटा करके जो बॉन्ड पेयर्स की शेप बचती है दैट विल बी एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दिस इज ए पिरामिडल शेप। तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्राई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 है पिरामिडल शेप। सभी ट्राई हैलाइड्स की ग्रुप 15 के अंदर शेप जो होगी वो पिरामिडल होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन को आप फाइंड कैसे करेंगे। EX3 टाइप के हैलाइड्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें E एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और X हैलोजन है। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। हैलोजन का जब एक एटम होता है तो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ हमारे पास कितने हैं 3, तो 7 3 जा 21, टोटल हो गया 26। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 8। जब 8 से ज़्यादा है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 26 डिवाइडेड बाई 8, 3 टाइम 24, रिमेनिंग 2, रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा 2 आएगा। दिस 2 इज लेस देन 8 देन इट विल अगेन डिवाइडेड बाई 2। तो 3 + 1, दिस 3 इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड दिस 1 इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या रहेगा लोन पेयर रहेगा। चाहे किसी के लिए भी बात करें, वो कोई भी ग्रुप 15 का ट्राई हैलाइड हो, सभी की शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा सेम रहेगा, बट बॉन्ड एंगल सेम हो ऐसा नहीं है। बॉन्ड एंगल डिफरेंट होंगे। बॉन्ड एंगल की अभी मैं बात करूंगा कि बॉन्ड एंगल किस तरह से चेंज होंगे। हाइब्रिडाइजेशन और शेप हमेशा सेम रहेगी। पिरामिडल शेप होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। अब बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर के चल रहा हूं आपके पास PCl3, PBr3 एंड PI3। अब मैंने PCl3, PBr3 और PI3 क्यों लिया है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं उनमें अभी इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे उसको। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स में ओनली NF3 एग्जिस्ट करता है, यही स्टेबल होता है। बाकी की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, उसकी अभी हम बात करेंगे। तो मैंने फॉस्फोरस के हैलाइड्स लिए हैं PCl3, PBr3 और PI3। जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज क्या होगा इंक्रीज होगा हैलोजन का। सेंट्रल एटम सेम है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जब सेंट्रल एटम सेम है और बॉन्डेड एटम डिफरेंट है। हाइड्राइड्स में मैंने बात की थी कि बॉन्डेड एटम सेम था और सेंट्रल एटम डिफरेंट था। हाइड्राइड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें बॉन्डेड एटम्स जो है वो सेम थे और सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट था। तो वहाँ बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है और हैलोजन डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा, इस केस में डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, मीन्स बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। रीजन ड्यू टू increasing size and decreasing electron negativity of bonded atom। क्या होगा इससे, जब बॉन्डेड एटम का साइज इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, देन इस लॉन पेयर का जो इफेक्ट है यहाँ पर वो क्या होता जाएगा, बॉन्ड पेयर्स पर कम होता जाएगा। जब बॉन्ड पेयर्स पर इफेक्ट लॉन पेयर का रिपल्सिव इफेक्ट कम होगा
तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रीजन आपको यहाँ पर क्या लेना है, इंक्रीजिंग साइज, जब साइज बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उस केस में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मैं वापस रिपीट करके बता रहा हूँ, हाइड्राइड्स के केस में बॉन्डेड एटम सेम था, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा था, और सेंट्रल एटम जब चेंज होता है तो सेंट्रल एटम के साइज बढ़ने से और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने से बॉन्ड एंगल कम होता है। यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि सेंट्रल एटम सेम है, बॉन्डेड एटम चेंज हो रहे हैं, और जब बॉन्डेड एटम्स चेंज होते हैं तो बॉन्डेड एटम्स का साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। तो जो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर्स पर इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। दैट्स वाई जो PCl3 है उसका बॉन्ड एंगल जो है वो 100 डिग्री, PBr3 का जो बॉन्ड एंगल है 101.5 डिग्री और Pi3 का 102 डिग्री होगा। इस तरह से इनके बॉन्ड एंगल्स पर इफेक्ट पड़ता है किसका, बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। तो ये इनकी शेप और टाइप और हाइब्रिडाइजेशन की बात की हमने। साथ साथ में आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये एक हेलोनियम आयन यानी हेलोजन के पॉजिटिव आयन को अपने साथ और ऐड कर लेते हैं। मीन्स फॉस्फोरस के जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, हैलाइड्स के PCl4+ हो सकता है, PBr+ हो सकता है, PBr4+, और Pi4+ हो सकता है। इन तीनों के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, और इनकी जो शेप है वो कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी इस तरह, P X X X एंड X, और काउंटर चार्ज मैंने ले लिया यहाँ पर प्लस, where X may be Cl, may be Br और may be I। X इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपके पास, Cl, Br और I। मीन्स PCl4+, PBr4+ और Pi4+ तीनों के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, और इनकी रेगुलर शेप रहेगी टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्या बॉन्ड एंगल ऑफ PCl4+ इज मोर देन PCl3। PCl4+ का बॉन्ड एंगल PCl3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका रीजन है इसके अंदर सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप होती है, जिससे इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। इसमें एक लोन पेयर की प्रेजेंस यानी PCl3 में प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन बनता है इसका PH3 और PH4+ का, PH3 एंड PH4+ का सेम क्वेश्चन बनता है जो आपकी NCERT के अंदर दिया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि PH3 और PH4+ का जो बॉन्ड एंगल है वो PH3 से ज़्यादा होता है। सेम शेप होगी, हेलोजन की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर भी हेलोजन की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो PH3 की पिरामिडल शेप होगी विद वन लोन पेयर। अब जब लोन पेयर की प्रेजेंस होगी तो PH3 का बॉन्ड एंगल कम रहेगा। PH4+ की टेट्राहेड्रल रेगुलर शेप रहेगी, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये आपकी NCERT के अंदर दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको भी आप नोट कर लें। ये है इनका शेप, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल्स में किस तरह से वेरिएशन आता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्राइड्स के जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो हाइड्राइड्स में जो सेंट्रल एटम है वो चेंज होता है। जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इस तरह से। तो सेंट्रल एटम जब चेंज होता है और बॉन्डेड एटम सेम रहते हैं तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है और साइज इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होगा।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम सेम है, बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट है, मीन्स हेलोजन डिफरेंट जुड़ते जा रहे हैं। उस केस में क्या होगा, अगर बॉन्डेड एटम का साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, मीन्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। हैलाइड्स के लिए हम डिफरेंट बात कर रहे हैं और हाइड्राइड्स के लिए हमने डिफरेंट बात की थी बॉन्ड एंगल के बारे में। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, नंबर 1, ट्राई हैलाइड्स आर predominantly covalent in nature, but their covalent nature decrease down the group। अब ऐसा क्यों होता है कि डिक्रीज क्यों होती है डाउन द ग्रुप? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, सेंट्रल एटम का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, मीन्स ट्राई हैलाइड जो होगा उनमें जो ट्राईवेलेंट कैटायन है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के, उनका साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स कैटायन का साइज इंक्रीज होगा। और जब कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो वो अपने पास वाले एनायन का पोलराइजेशन कम करेगा, और जब पोलराइजेशन कम होगा उस केस में कोवेलेंट करैक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो आपको पता है साइज इंक्रीज होता है, चाहे एटॉमिक साइज है और चाहे आयनिक साइज है। अब यहाँ पर कौन से कैटायन बन रहे हैं, ट्राईवेलेंट कैटायन, क्योंकि EX3 ट्राई हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। ट्राईवेलेंट कैटायन का साइज भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, बिगर साइज का कैटायन होगा, वो अपने पास वाले एनायन का पोलराइजेशन कम करेगा, और पास वाले एनायन का पोलराइजेशन जब कम होगा इसका मतलब उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर क्या होते जाएंगे, कम, और आयनिक करैक्टर इंक्रीज होंगे। दैट्स वाई BiF3 इज आयनिक इन नेचर। BiF3 कैसा होगा, आयनिक नेचर का होगा। क्यों होगा आयनिक नेचर का, क्योंकि Bi+3 आयन का साइज जो है वो ट्राईवेलेंट कैटायंस में सबसे बड़ा होगा, जिससे ये पोलराइजेशन क्या करेगा, कम। जो पोलराइजेशन है उसके लिए दो फैक्टर हैं मेन इंपॉर्टेंट, यहां समझने की चीज ये है। पोलराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन स्मॉल होना चाहिए, और ज्यादा पोलराइजेशन के लिए साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इज बिगर। अब यहाँ पर दोनों ही फैक्टर इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर कैटायन का साइज तो बड़ा है और एनायन का साइज क्या है, छोटा, मींस स्मॉलर साइज का एनायन है और बिगर साइज का कैटायन है, जो दोनों ही पोलराइजेशन के फेवर में नहीं है। और जब पोलराइजेशन के फेवर में नहीं है तो कोवेलेंट करैक्टर के फेवर में भी नहीं है, और जब कोवेलेंट करैक्टर के फेवर में नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसके अंदर आयनिक करैक्टर होंगे। सब आपको समझ में आ गया होगा कि BiF3 आयनिक क्यों होता है। इसके अलावा आपके पास जो BiCl3 और BiBr3 होते हैं, ये पार्टली आयनिक एंड पार्टली कोवेलेंट होते हैं, मीन्स इनके अंदर आयनिक करैक्टर भी होते हैं और कोवेलेंट करैक्टर भी होते हैं। मीन्स इनके अंदर आयनिक करैक्टर भी होते हैं और कोवेलेंट करैक्टर भी होते हैं। इसी तरह से आपके पास एक है SbF3। SbF3 के अंदर भी वैसे एंटीमनी के सारे हैलाइड्स कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, लेकिन SbF3 जो है वो उसमें क्या होता है, पार्शियल आयनिक एज वेल एज पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर। अगेन द रीजन इज जो एनायन है उसका साइज छोटा है, और जब एनायन का साइज छोटा होता है तो पोलराइजेशन, क्योंकि मैंने बताया आपको पोलराइजेशन के लिए दो फैक्टर होते हैं, जो पाजान्स रूल हम बात करते हैं
क्योंकि यहाँ पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं वो पाजन्स रूल के बेसिस पर ही डिफाइन करते हैं। वो पाजन्स रूल के दो फैक्टर हैं, स्मॉलर साइज का कैटायन होना चाहिए और बिगर साइज का एनायन। इन दोनों कंडीशंस में जो पोलराइजेशन है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। sp(F3) के अंदर एनायन का साइज क्या है, स्मॉल है, जिससे पोलराइजेशन कम होगा और पोलराइजेशन कम होगा तो उसके अंदर आयनिक करैक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राई हैलाइड्स और नाइट्रोजन only NF3 is known to be stable, यानी NF3 ही स्टेबली नॉन होता है। इसके अलावा जो NCl3 होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, बनेगा तो जरूर लेकिन एक्सप्लोसिव है। और NBr3 और NI3 जो है दे एग्जिस्ट as their ammoniates like NBr3 6NH3. This is ammoniate of NBr3 and Ni3 dot 6NH3. This is ammoniate of Ni3 in moist form. इसी में ही एग्जिस्ट कर पाएंगे और ये जो है माइल्ड एक्सप्लोसिव होता है, तुरंत टूट जाता है। किसके अंदर, आयोडीन लिबरेट करता है। सो मेनली आपके पास जो स्टेबल है वो NF3 है। अब इसका रीजन क्या है कि ये स्टेबल क्यों नहीं होते। कोई भी जो मॉलिक्यूल बनता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है और बहुत काम आती है। एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर कि कोई मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं, अभी पेंटा हैलाइड्स में भी हम देखेंगे, ट्राई हैलाइड्स में हम बात करेंगे, NBr3 Ni3 या NCl3 ये स्टेबल नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, NF3 ही बन पा रहा है। पेंटा हैलाइड्स में बहुत सारे जो मीन्स ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं वो स्टेबल नहीं होंगे। उसका रीजन है कोई भी जो एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट की एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पेरीफेरी होती है। हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक पर्टिकुलर गोला होता है अपने सराउंडिंग में। मैंने आपसे क्लास में कई बार डिस्कस की हुई है ये चीज़, यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एलिमेंट है उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का गोला है। मीन्स हम सपोज करेंगे हमारे पास एक छाता है, उस छाते के नीचे, छोटा छाता है तो केवल एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है, बड़ा छाता है तो 2 खड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 खड़े हो सकते हैं। क्यों ले रहे हैं हम इसका एग्जाम्पल, इसलिए ले रहे हैं कि जो एलिमेंट है उसकी एक पेरीफेरी है, उसका एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घेरा है। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घेरे में जितने एलिमेंट इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं उनको अकोमोडेट कर लेता है और एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घेरे से बाहर एलिमेंट निकल जाते हैं, जो बॉन्डेड एटम्स है उससे बाहर निकल जाते हैं, तो फिर उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम हो जाती है, या वो कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। नाइट्रोजन का खुद का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो वो अपने सराउंडिंग में स्मॉलर साइज के 3 फ्लोरीन एटम्स को तो क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हेलोजन एटम्स का साइज बढ़ता जाएगा, NBr3 साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो हेलोजन एटम्स हैं जो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जुड़ेंगे वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मीन्स जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सर्कल था उससे बाहर निकल जाएंगे। जब उससे बाहर निकल जाएंगे तो ये जो पर्टिकुलर हैलाइड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। मीन्स नाइट्रोजन इनको अपने सराउंडिंग में अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। दिस फैक्टर इज नॉन टू बी स्टेरिक हिंड्रेंस। बार बार बुक्स के अंदर ये वर्ड आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन है। स्टेरिक हिंड्रेंस यही होता है जब कोई एलिमेंट अपने सराउंडिंग में जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पेरीफेरी के अंदर एडजस्ट कर लेता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहती है, कम रहती है। और अगर उसकी पेरीफेरी के अंदर वो एडजस्ट नहीं हो पाते तो उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। मीन्स बिगर साइज बड़ा होने की वजह से जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो
एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ NF3 इज एक्सोथर्मिक whereas formation of NCl3 is endothermic। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिडन क्वेश्चन है जो बहुत सारी जगह पर आपको नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये PF3 और PCl3 के लिए भी आ सकता है। मीन्स फ्लोराइड्स जो बनते हैं उनका जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का वो एक्सोथर्मिक होता है, वेयर जो क्लोराइड्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये हिडन क्वेश्चन है जो जनरली आपको बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलता है, बहुत सारी बुक्स में नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पर आपको ये मिल जाएगा और ये बोर्ड में पूछा जाता है। मजे की बात ये नहीं होते हुए भी पूछ लिया जाता है। रीजन क्या है, जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लो होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज ए लो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 इज लो, जिससे ये आसानी से टूट जाता है। और फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन जो एंथैल्पी है, मींस रिक्वायर्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो क्या है अपने पास कम, लेकिन बॉन्ड बनने में जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई प्रोसेस बिकम एक्सोथर्मिक। जबकि क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हाई होती है, जिससे इसको तोड़ने के लिए हमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा N और Cl के बीच में उसमें जो रिलीज होने वाली एंथैल्पी है वो कम रहती है। मीन्स डिसोसिएशन एंथैल्पी रिलीज एंथैल्पी से कंपनसेट नहीं हो पाती। दैट्स वाई फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स बिकम एंडोथर्मिक। वापिस रिपीट करके बता रहा हूँ मैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ fluorine molecule is low, whereas bond formation enthalpy of nitrogen and fluorine is high। यहाँ required कम है और released ज़्यादा है, that's why process become exothermic। जबकि यहाँ पर जो required है वो ज़्यादा है dissociation के लिए, और formation में जो enthalpy release हो रही है वो कम release हो रही है, that's why it is endothermic process। Next हम बात कर रहे हैं और important property trihalides of phosphorus, arsenic and antimony are act as Lewis acids। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, पेंटाहेलाइड्स में भी आएगी कि जो ट्राई हैलाइड्स हैं ग्रुप 15 के, वैसे जो ग्रुप 15 के ट्राई हैलाइड्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, और ग्रुप 13 के जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। लेकिन ग्रुप 13 के ट्राई हैलाइड भी लेवाइस एसिड की तरह से बिहेव करते हैं, और ये भी लेवाइस एसिड की तरह से बिहेव करते हैं ग्रुप 15 के ट्राई हैलाइड्स भी। अब आपको ये सरप्राइज हो रहा होगा कि वहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो ट्राई हैलाइड्स किसकी तरह से बिहेव करते हैं, लेवाइस एसिड की तरह से। क्यों? क्योंकि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 13 की एक बार बात कर रहा हूँ, ग्रुप 13 के जो ट्राई हैलाइड्स हैं लाइक BF3 है, BCl3 है, ये ट्राई हैलाइड्स है, इनमें सेंट्रल एटम बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए लेवाइस एसिड की तरह से बिहेव करते हैं। वहां पर हम रीजन देते हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ये EX3 टाइप के हैलाइड है और इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो फिर भी ये किसकी तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेवाइस एसिड की तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो लेवाइस एसिड की तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये 3 एलिमेंट लिए हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसका रीजन है यहाँ पर बिकॉज दे हैव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d orbital in their
वैलेंस शेल। These ट्राईहैलाइड्स एक्ट एज लेवाइस एसिड। इंपॉर्टेंटली बता दिया मैंने आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राईहैलाइड्स की जनरली हम क्या देते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए वो किसकी तरह से बिहेव करते हैं, लेवाइस एसिड की। लेकिन वो ग्रुप 13 के लिए बात कर रहे हैं हम। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रुप 15 के लिए। ग्रुप 15 के अंदर यहाँ पर लोन पेयर की प्रेजेंस है, लेकिन फिर भी इनके ट्राईहैलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल दे एक्ट एज लेवाइस एसिड्स। फॉर एग्जांपल PF3 F2 मॉलिक्यूल को अपने साथ ऐड करके क्या बना लेता है, PF5 बना लेता है। ये लेवाइस एसिड जो है उसी का एग्जांपल है। इस तरह से, जैसे इसी तरह से आपके पास Sb F3 प्लस ट्वाइस F नेगेटिव, ये क्या बना लेता है, Sb F5 नेगेटिव बना लेता है। ये इनकी रिएक्शंस हैं एसिडिक बिहेवियर की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल, दे एक्ट एज लेवाइस एसिड्स। ये जो ट्राईहैलाइड्स है इसमें स्पेशली मैं बात कर रहा हूं किसकी, फ्लोराइड्स की एंड क्लोराइड्स। यहाँ पर मैं ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा साइज होने की वजह से आयोडीन और ब्रोमीन में टेंडेंसी होती है कि वो अपने लोन पेयर को क्या कर देते हैं, बैक बॉन्डिंग से शिफ्ट कर देते हैं किसके अंदर, इन एलिमेंट्स के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से वो नए किसी आयन को अपने साथ ऐड नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर हमने ब्रोमाइड आयोडाइड की बात नहीं की, हमने सिर्फ फ्लोराइड और क्लोराइड की बात की। इनके फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये अपने लोन पेयर्स को बैक बॉन्डिंग से डोनेट नहीं कर पाते किसमें, इनके अंदर। तो इस तरह से ये ट्राईहैलाइड्स की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब तक हमने जो डिस्कशन किया है उसमें ट्राईहैलाइड्स की शेप किस तरह की होगी, उनमें बॉन्ड एंगल किस तरह का होगा, बॉन्ड एंगल में वेरिएशन क्या आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राईहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ट्राईहैलाइड्स के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको बता दी। आपको लगता होगा कि हमेशा मेरे वीडियो जो हैं वो बड़े लंबे होते हैं, लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो उन वीडियोज़ के अंदर आपको जो मटेरियल है वो कितना मिल रहा है, इसके ऊपर आप ज़रूर विचार करें। क्योंकि आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे, जितना डिटेल्ड डिस्कशन होगा, उतने आपके कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। अदरवाइज जो छोटी चीज़ें हैं, जो कैप्सुलाइज्ड मैटर है, वो तो आपके पास बहुत सारी आजकल मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जिनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता और वो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क खड़ा करके चली जाती है। सो इस लेक्चर में मैं सिर्फ ट्राईहैलाइड्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें हम पेंटाहैलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और पेंटाहैलाइड्स के बारे में भी मैं आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशंस, और पेंटाहैलाइड्स के बारे में भी मैं आपको इसी तरह से यूजफुल इन्फॉर्मेशंस बताऊंगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि पेंटाहैलाइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 के अंदर पेंटाहैलाइड्स का जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्राईहैलाइड, पेंटाहैलाइड है, इनके शेप और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बबलू सर केवीएस केमिस्ट्री। मैं इस तरह से आपको डे बाय डे बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।